नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी डब्ल्यूसी की अहम बैठक से ठीक पहले वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पुरानी तस्वीर साझा की जिसमें मोदी वरिष्ठ नेताओं के चरणों के पास फर्श पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर के साथ दिग्विजय सिंह ने लिखा, किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयं सेवक व संजन संघ का कार्यकर्ता नेताओं की चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बना। यह संगठन की शक्ति है। जय सिया राम। पोस्ट सामने आते ही इसे लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं। कुछ लोगों ने इसे प्रधानमंत्री पर तंज के तौर पर देखा तो कुछ ने संगठनात्मक राजनीति पर टिप्पणी माना। इसके बाद दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बातचीत में साफ किया कि उनका इरादा किसी तरह की आलोचना करने का नहीं था। उन्होंने कहा कि यह पोस्ट आरएसएस और बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे की ताकत को दिखाने के लिए थी। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस संगठन के अंदर सुधार और पावर डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने 19 दिसंबर को राहुल गांधी के एक वीडियो को रिट्वीट करते हुए लिखा, राहुल गांधी जी, आप सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज के मामले में बिल्कुल सही हैं, फुल मार्क्स, लेकिन अब प्लीज आईएनसी को भी देखिए। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के मौजूदा माहौल पर कमेंट करते हुए कहा, जैसे ईसीआई को रिफॉर्म की जरूरत है वैसे ही इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी अपने संगठन क्रिएशन से शुरुआत की है, लेकिन हमें और प्रैक्टिकल डिसेंट्रलाइज्ड फंक्शनिंग की जरूरत है। मुझे यकीन है कि आप ऐसा करेंगे क्योंकि मुझे पता है कि आप ऐसा कर सकते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि आपको मनाना आसान नहीं है। जय सिया राम। दिग्विजय सिंह के ये बयान ऐसे समय पर आए हैं जब शनिवार 27 दिसंबर को दिल्ली के इंदिरा भवन स्थित एआईसीसी मुख्यालय में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, कई मुख्यमंत्री और शशि थरूर, डीके शिव कुमार, अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद और खुद दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए। कल्याण में महापालिका चुनाव के लिए चुनावी रैली करने पहुंचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सभा स्थल पर चारों ओर नजर आने वाली भगवा टोपी और भगवे फेते ये साफ दिखाते हैं कि यह सिर्फ एक सभा नहीं बल्कि भगवा महासागर है। इस ऐतिहासिक भीड़ ने स्पष्ट कर दिया कि आने वाले समय में महापालिका पर भगवा झंडा फहराने के लिए महायुति पूरी तरह तैयार है। शिंदे ने कहा कि निर्धार मेलावे में उमड़ी भारी भीड़ को देखकर विपक्ष घबरा गया है। पहली पंक्ति से लेकर आखिरी पंक्ति तक जनता का स्पष्ट जनादेश दिखाई दे रहा है। उन्होंने हाल ही में हुई नगर परिषद चुनाव में मिली जीत के लिए सभी शिव सैनिकों को बधाई दी। शिंदे ने कहा कि इस चुनावी नतीजे से यह साबित हो गया कि चांदा से बांदा तक सिर्फ सेना फैली हुई है। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग लगातार टीका टिप्पणी कर रहे थे वे अब खामोश हो गए हैं। शिवसेना के 62 से ज्यादा सीटों पार करने के बाद विपक्ष की नींद उड़ गई है। अंबरनाथ और बदलापुर में मिली जीत पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि यह जनता के विश्वास की जीत है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि आज शिवसेना एनडीए की देश में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आर्थिक महासत्ता बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में रायपुर की प्रथम महिला विधायक स्वर्गीय श्रीमती रजनी दत्तात्रेय उपासने के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्वर्गीय रजनी दत्तात्रेय उपासने का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने स्वर्गीय श्रीमती उपासने के सामाजिक, राजनीतिक एवं जनसेवा से जुड़े योगदान को स्मरण करते हुए कहा कि उनका जीवन संघर्ष, समर्पण और प्रेरणा का प्रतीक रहा है। आपातकाल जैसे कठिन दौर में लोकतंत्र की रक्षा से लेकर रायपुर के विकास, महिलाओं और वंचित वर्गों के उत्थान तक उनका योगदान सदैव प्रेरणा देता रहेगा। मुख्यमंत्री साय ने यह डॉक्यूमेंट्री आने वाली पीढ़ियों को उनके व्यक्तित्व और कार्यों से परिचित कराने का सशक्त माध्यम बनेगी। विमोचन कार्यक्रम के दौरान सच्चिदानंद उपासने सहित उनके परिजन भी उपस्थित थे।
छत्तीसगढ़ की सियासत में धर्म और आस्था को लेकर एक बार फिर से सियासी संग्राम छिड़ गया है। इन दिनों प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कथा करने पहुंचे हुए अब इसे लेकर सियासत छिड़ा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, अब भगवान की कथा छोड़कर टोटकों का प्रचार किया जा रहा है और समाज शिक्षित होने के बावजूद अंधविश्वास की ओर बढ़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री के इस बयान से प्रदेश में धर्म और आस्था की राजनीति गर्मा गई है। दरअसल दुर्ग में आयोजित संविधान पर्व कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा, आरएसएस और कथावाचकों पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में हिंदू कभी खतरे में नहीं थे, बल्कि भाजपा और आरएसएस ने हिंदू खतरे में है। इसका डर दिखाकर 3 बार चुनाव जीता। भूपेश बघेल ने कथावाचकों पर तंज कसते हुए कहा था कि अब भगवान की कथा छोड़कर टोटकों का प्रचार किया जा रहा है और समाज शिक्षित होने के बावजूद अंधविश्वास की ओर बढ़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस बयान से प्रदेश में धार्मिक राजनीति तेज हो गई और एक तरफ बीजेपी अब कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। हुआ तो वही, भूपेश बघेल के इसी बयान पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर हनुमान भक्ति का प्रचार करना और हिंदुओं को जोड़ना अंधविश्वास है तो ऐसा मानने वालों को देश छोड़ देना चाहिए। पंडित शास्त्री के इस बयान के बाद सियासी बयानबाजी और तेज हो गई। अब बीजेपी कांग्रेस के बीच प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भी तीखा बयान सामने आया है। वहीं अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद संतोष पांडे ने कांग्रेस और भूपेश बघेल पर सनातन धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया। संतोष पांडे ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को ना तो आस्था पर विश्वास है और ना ही देश की परंपराओं पर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी ने सनातन विरोधी बयानों को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा धर्मांतरण के खिलाफ खड़ी है, जबकि कांग्रेस सनातन धर्म के खिलाफ खड़ी है। श्री चिमनानी ने कांग्रेस पर धर्मांतरण को खुला संरक्षण देने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस संत समाज समेत हर उस व्यक्ति के खिलाफ षड्यंत्र करती है जो धर्मांतरण का विरोध करता है। चिमनानी ने पंडित प्रदीप मिश्रा और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा अंधविश्वास फैलाने संबंधी बयान के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आड़े हाथों लेते हुए मांग की कि भूपेश बघेल अपने बयान के लिए लाखों करोड़ों सनातन प्रेमियों से माफी मांगे और यदि वह माफी नहीं मांगते हैं तो कांग्रेस नेतृत्व उन पर कार्रवाई करे। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी उर्मिला सनावर द्वारा एकाएक आरोपों के बाद पहली बार बीजेपी के प्रदेश महामंत्री दुष्यंत गौतम कैमरे के सामने आए और अपनी सफाई पेश की। उन्होंने उर्मिला के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि मेरी राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक छवि को धूमिल किया जा रहा है। कहा कि पिछले 47 वर्षों से लगातार राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। समाज में रहने वाली बहन बेटी की इज्जत को हमेशा की है। कुछ लोग मेरी सामाजिक छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। मामले में गृह सचिव को पत्र लिखा गया कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में इन दिनों अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच अब राजनीति भी तेज होने लगी है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर इसको लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। हालांकि इस मामले में आरोपियों को पहले ही आजीवन कारावास की सजा हो गई है। अब एक बार फिर से इस मामले को लेकर उत्तराखंड राजनीति तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर इसको लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि इस मामले में पहले ही आरोपियों को सजा हो गई है और हर तरह की जांच हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माघ मेला केवल आस्था का आयोजन नहीं, बल्कि भारत की सनातन परंपरा, सामाजिक अनुशासन और प्रशासनिक दक्षता का सजीव उदाहरण है। उन्होंने कहा कि मेले में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित, स्वच्छ और सुव्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेला 2026 की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा के बाद कहा कि संगम पर कल्पवास, स्नान और साधना की परंपरा भारतीय संस्कृति चेतना की आत्मा है। इस वर्ष 15 से 25 लाख श्रद्धालु केवल कल्पवासी होंगे। राज्य सरकार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक महाकुंभ के सुव्यवस्थित आयोजन के बाद माघ मेला 2026 को लेकर देश और दुनिया में विशेष उत्साह है। यह मेला समाज को संयम, समरसता और सेवा का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध ढंग से कार्य पूर्ण करें। माघ मेला 2026 ऐसा आयोजन बने जिसमें आस्था, सुरक्षा, स्वच्छता, नवाचार और संवेदनशील प्रशासन सभी का संतुलित और प्रभावी स्वरूप दिखाई दे। जहां कांग्रेस नेता शशि थरूर ने चेतावनी दी कि भारत पाकिस्तान की बदलती सैन्य रणनीति, खासकर हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम पर उसके ध्यान को नजरअंदाज नहीं कर सकता। उन्होंने पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर के बढ़ते प्रभाव और उनके बढ़ते भारत विरोधी कट्टरवाद पर बात की। कांग्रेस सांसद ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के साथ पिछले अनुभवों में से सबक सीखा है और इसलिए हमें पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। शशि थरूर ने कहा कि ड्रोन, रॉकेट और मिसाइलों के बाद अब पाकिस्तानी हाइपरसोनिक तकनीकों का पीछा कर रहे हैं। वो अपनी सैन्य रणनीति में बदलाव कर रहे हैं, इसलिए हम इसके हल्के में नहीं ले सकते। पाकिस्तान के आंतरिक हालात का जिक्र करते हुए थरूर ने उन्हें बेहद समयास्त्रित बताया, जहां नाम मात्र की सरकार है और उस पर पूरा सेना का कंट्रोल है। उन्होंने आर्थिक अस्थिरता और विदेशी सहायता पर निर्भरता को ऐसे कारकों के रूप में बताया जो सैन्य दुस्साहस को बढ़ावा दे सकते हैं। बिहार के प्रमुख सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में हुई चोरी कांड में बिहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दूसरे आरोपी इस्मामुल आलम का एनकाउंटर किया है। थावे थाना क्षेत्र के रिखई टोला के पास पुलिस मुठभेड़ में आरोपी का एनकाउंटर हुआ। घायल अपराधी का नाम इस्मामुल आलम है। पुलिस ने इसके पास से चोरी किए गए सोने की मुकुट का कुछ हिस्सा बरामद किया है। वहीं इसके अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। इसके पहले गाजीपुर के रहने वाले मुख्य आरोपी दीपक राय को पुलिस जेल भेज चुकी है। इस पूरे चोरी कांड में कई लोगों के नाम भी सामने आए हैं। बता दें कि 17 दिसंबर की रात थावे मंदिर में आभूषणों की चोरी हुई थी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज सामने आया था और चोरों पर पुलिस ने 1 लाख तक का इनाम रखा था। कलंबोली उपनगर से इंसानियत को झकझोर देने वाली एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कलंबोली सेक्टर 1 स्थित गुरु संकल्प हाउसिंग सोसाइटी में एक मां ने अपनी ही 6 साल की मासूम बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी। इस मामले में कलंबोली पुलिस ने संबंधित 30 वर्षीय महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गुरु संकल्प सोसाइटी में IT इंजीनियर पति और BSc तक पढ़ी लिखी पत्नी रहते थे। वर्ष 2017 में विवाह के बाद 2019 में उन्हें एक बेटी हुई। हालांकि 6 साल की इस बच्ची को बचपन से ही बोलने में परेशानी थी, जिससे मां लगातार परेशान रहती थी। आखिरकार 23 दिसंबर की रात मां ने बच्ची को खत्म करने का निश्चय किया। उसी दिन नानी बच्ची से मिलने के लिए उपहार लेकर घर आई थी, लेकिन उनकी और बच्ची की मुलाकात नहीं हो सकी। कुछ समय बाद जब पति घर लौटा तो बच्ची के न जागने पर सभी उसे तुरंत अस्पताल ले गए। वहां शुरुआत में दिल का दौरा पड़ने से मौत होने की कहानी बनाई गई, लेकिन कलंबोली पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजेंद्र कोते को मौत संदिग्ध लगी, जिसके चलते उन्होंने पोस्टमार्टम की विशेष मांग की। प्राथमिक रिपोर्ट में श्वसन मार्ग अवरुद्ध होने के संकेत मिले। इसके बाद माता पिता से कड़ी पूछताछ की गई। करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद आखिरकार मां ने ही बच्ची की गला घोंटकर हत्या करने की बात कबूली। इस निर्दृश्य घटना के मामले में पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है और साथ ही जांच में ये भी सामने आया कि महिला का इलाज मनोचिकित्सक के पास से चल रहा था।
बिना मेहनत के आसानी से पैसा कमाने के चक्कर में युवक ने 50,000 गंवा दिए। फिर घर वालों के सवालों से बचने के लिए लूट की झूठी कहानी रच दी। हालांकि पुलिस के पहुंचते ही लूट की झूठी कहानी का पर्दाफाश हो गया। दरअसल अंबेडकर नगर के आलापुर थाना क्षेत्र का रहने वाला सचिन घर से बैंक में जमा करने के लिए 53,000 रुपए लेकर निकला, लेकिन बैंक पहुंचने से पहले उसमें से 50,000 रुपए की शेयर मार्केट में लगा दिए। शाम को पता चला कि उसके द्वारा लगाया गया 50,000 रुपया शेयर मार्केट में डूब गया। अब घर जाकर क्या जवाब देगा यह सोचकर उसने अपने साथ लूट की झूठी पटकथा लिख दी। बताया कि बाइक से 3 अज्ञात बदमाश आए और तमंचा दिखाकर उसके 50,000 रुपए छीन कर फरार हो गए। 50,000 की लूट की सूचना पर आलापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल भी शुरू की। जब पूछताछ किया तो मामला संदिग्ध पाया गया। फिर जब जांच आगे बढ़ी तो सचिन की लूट की कहानी झूठी निकली। पुलिस की कड़ाई से पूछताछ में सचिन ने बताया कि उसने 50,000 रुपए शेयर मार्केट में लगा दिए थे जो डूब गए। घर पर डांट सुनने से बचने के लिए उसने ये कहानी रच डाली। देश भर में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में घने कोहरे का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा के साथ साथ चंडीगढ़ और असम, मेघालय सहित कई राज्यों के लिए सर्दी का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक असम और मेघालय में उत्तर प्रदेश में 29 दिसंबर तक रात और सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि 28 दिसंबर तक बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में शीत दिवस से गंभीर शीत दिवस की स्थिति बन सकती है। उत्तराखंड में शीत दिवस की आशंका जताई गई है। दिल्ली एनसीआर में ठंड के तेवर तेज होते जा रहे हैं। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड का असर और गहराने वाला है। इसके साथ ही घना से मध्यम कोहरा और बेहद खराब वायु गुणवत्ता एक्यूआई लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकती है। राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर के शहरों में वहां एक बार फिर जहरीली हवा होती जा रही है। आज स्मॉग की मोटी चादर से राजधानी ढकी नजर आई। हल्का कोहरा भी देखने को मिला। वहीं हवा रुकने से एक्यूआई फिर गंभीर स्थिति में पहुंच गया। उधर लोगों को ठंड का भी पूरा एहसास हो रहा है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार दिल्ली का औसत एक्यूआई ने लंबी छलांग लगा ली है। वहीं अलग अलग इलाकों की बात की जाए तो आनंद विहार का एक्यूआई 716 दर्ज किया गया, जो बेहद चिंता का विषय है, जबकि वजीरपुर 591 रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा नोएडा में भी कई इलाकों में स्थिति गंभीर रही, जहां कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार रहा। उधर गाजियाबाद के वसुंधरा में भी प्रदूषण की स्थिति खतरनाक स्तर पर है, जहां एक्यूआई 455 दर्ज किया गया। वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली के अनुसार अभी प्रदूषण की स्थिति में ज्यादा सुधार के आसार भी नहीं है। बांग्लादेश के फरीदपुर में देश के सबसे बड़े रॉकस्टार जेम्स उर्फ नागर बाउल के कॉन्सर्ट पर इस्लामिस्ट भीड़ ने हमला कर दिया। यह हमला फरीदपुर जिला स्कूल की 150वीं वर्षगांठ के समापन समारोह के दौरान हुआ, जहां जेम्स का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जानकारी के मुताबिक जेम्स रात करीब 9:30 बजे मंच पर आने वाले थे, लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से ठीक पहले बाहरी लोगों का एक समूह जबरन कार्यक्रम स्थल में घुसने की कोशिश करने लगा। सुरक्षा कर्मियों और आयोजकों द्वारा रोके जाने पर भीड़ उग्र हो गई और स्टेज की ओर पत्थर और ईंटें फेंकनी शुरू कर दी। हमले में कम से कम 20 लोग घायल हुए हैं, जिनमें अधिकांश फरीदपुर जिला स्कूल के छात्र बताए जा रहे हैं। हमलावरों ने मंच पर कब्जा करने की भी कोशिश की और सांस्कृतिक कार्यक्रमों और संगीत आयोजनों के खिलाफ नारेबाजी की। हालात इतने बिगड़ गए कि जेम्स की तुरंत वहां से सुरक्षित बाहर निकालना पड़ा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।